हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक नया सेगमेंट, एक नया लेक्चर। ठीक है, देखिए हमने कंपनी लॉ बोर्ड पढ़ा था लास्ट क्लास में। अभी इस क्लास में हमको क्या देखना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि कंपनी लॉ को सपोर्ट कौन करता है। कंपनी लॉ बोर्ड को सपोर्ट कौन करता है? कंपनी लॉ बोर्ड को सपोर्ट करता है NCLT, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कौन? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब देखो NCLT को हम समझें, अगर देखें, अगर एक प्राइमा फेसी अगर उसका हम जो लुक है उसको हम देखें अगर, और उसको समझने की कोशिश करें तो क्या समझ में आता है? यही समझ में आता है कि NCLT जो है वो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई बहुत बड़ा वो सेगमेंट नहीं है, लेकिन अगर हम उसको देखें तो वो बिल्कुल हमारे कोर्ट्स की तरह काम करते हैं। कोर्ट है भी, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। इंडिया में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी जिससे कि हमने कंपनी लॉ बोर्ड देखा था, वैसे कि NCLT भी है। ये भी क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और ये इसका जो टास्क है वो हैंडल करना होता है बिजनेस, इंडियन बिजनेसेस के से रिलेटेड केसेस को, ठीक है। जो इंडिया में बिजनेसेस हो रहे हैं उनसे रिलेटेड केसेस को ये डील करता है, ठीक है। और इसको हैंडल करना इसका मेन काम है, इसका मुख्य काम है, मुख्य टास्क होता है, ठीक है। ट्रिब्यूनल, ये जो NCLT है वो बनाई कब गई? ये बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1 जून 2016 को, ठीक है। 1 जून 2016 को बनाई गई थी। अब जब 1 जून 2016 को ये बनाया गया तो इसके पीछे कोई उद्देश्य रहा होगा, ठीक है। तो क्यों बनाया गया? तो इसको बनाया गया द फर्म एक्ट 2013, एंड ये बेस्ड है किसके प्रपोजल पे? वी बालाकृष्ण इरादी हैं एक, उन्हीं के वी बालाकृष्ण इरादी एक कमेटी हुआ करती थी, उसी कमेटी पे ये बेस है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जो ये लेजिस्लेशन बनाया गया, ये कानून जो बनाया गया, ये किसके लिए स्पेशली बनाया गया? तो इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, जो कंपनियां इंसॉल्वेंट हो गई हैं और वो बंद होना चाहती हैं, तो उन्हीं को डील करने के लिए बनाया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फॉर्म कर दिया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फॉर्म किया। कब फॉर्म किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? इसको फॉर्म किया 2016 में। किस नाम से? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के नाम से, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश कहाँ पे है? अंडर सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल विच सक्सीडेड द कंपनी लॉ बोर्ड, ठीक है। ये नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड जो है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है, ये कंपनी लॉ बोर्ड को सक्सीड करता है, यानी कि उसके ऊपर है, ठीक है। कंपनी लॉ बोर्ड पहले बनाया गया था, उसके बाद ये बनाया गया था। और इसको ये भी मतलब उसी तरह से जो बिजनेस इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हैं, जो डील करता है क्वासी जुडिशियल बॉडी जैसे कि कंपनी लॉ बोर्ड है, वैसे ये भी है, ठीक है। तो अब देखते हैं कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल 2013, इसका क्या पर्पस निकल के आया, क्या मकसद निकल के आया? तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी एस्टैब्लिश्ड टू ओवरसी बिजनेस फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसका जो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे वो इस तरह से हमने इसको फ्रेम किया है कि ताकि एक एक पॉइंट आपको अलग अलग से समझ में आए। एक ही में लिख देने से चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, तो उसको मैंने थोड़ा सा आसान बनाने के लिए अलग अलग PPT में अलग अलग पॉइंट में इसको मेंशन किया है। तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन मकसद क्या है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जितने भी बिजनेस इस्टेब्लिश हुए हैं उनको देखना, ठीक है, उनको ओवरसी करना, लुक आफ्टर करना, ठीक है। द ट्रिब्यूनल शैल हियर ऑल प्रोसीजर्स अंडर द कंपनीज एक्ट including arbitration, agreements, compromise, reconstruction and winding up of the business, ठीक है। ये ट्रिब्यूनल जो है सभी मामले सुनता है। कौन कौन से मामले? जो कंपनीज एक्ट के अंदर जितने मामले बताए गए हैं उन सभी को सुनता है। उसके साथ साथ किसको सुनता है? कंपनीज एक्ट के जितने मामले होंगे वो सभी तो सुनेगा, उसके साथ ये आर्बिट्रेशन को सुनता है।
एग्रीमेंट्स को सुनता है, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन क्या होते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेशन होते हैं कि जब मान लीजिए कोई भी अपना मामला अब कोर्ट के बाहर सुलझाना चाहता है, ठीक है, तो दोनों पार्टीज क्या करती हैं, एक पर्सन को नियुक्त करती हैं एज अ आर्बिट्रेटर और उसको बोलती हैं कि अब आप जो हमारे लिए फैसला करेंगे वी विल एक्सेप्ट इट, ठीक है। और उसके बाद फिर कोर्ट में आप अपीयर, मतलब अगर किसी ने आर्बिट्रेशन के थ्रू डिसीजंस ले लिए हैं तो उनके ऊपर बाइंडिंग होता है, जैसे कि कोर्ट के ऑर्डर्स बाइंडिंग होते हैं, सेम इसी तरह से, ठीक है। और कोई एग्रीमेंट अगर किया है तो उससे अगर कोई इशू हुआ है तो वो भी मामले सुनता है ये, ठीक है। और कंप्रोमाइज़ भी कराता है, रिकंस्ट्रक्शन और वाइंडिंग अप जो करना चाहते हैं बिजनेस को, उनमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। इट इज़ द कंपनी लॉ बोर्ड सक्सेसर एंटिटी। सक्सेसर तो आपको पता ही है ना कि जैसे बाप का सक्सेसर कौन होता है, उसका लड़का होता है। तो कंपनी लॉ बोर्ड जो है उसको एज अ बाप ट्रीट कीजिए, उसे एज अ फादर ट्रीट कीजिए। तो और ये एनसीएलटी कौन है, उसका बेटा लगेगा, है ना। तो अब इट इज़ बेस्ड ऑन द जस्टिस इरादी कमेटी, ठीक है। जस्टिस इरादी साहब जो थे, ठीक है, जस्टिस इरादी साहब थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उसी कमेटी के बेस पे ये चीज़ बनाई गई है, ठीक है, उनके रिकमेंडेशन पे बनाई गई है, ठीक है। अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड द एनसीएलटी also serves as the adjudicating authority for the insolvency proceedings। देखो जो एक एक्ट बना है हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, जिसको आईबीसी 2016 भी कहा जाता है। कहीं अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको आईबीसी 2016 लिखा दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका मतलब क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ठीक है। एनसीएलटी जो कंपनीज इंसॉल्वेंट हो गई हैं और वो इंसॉल्वेंसी के प्रोसीडिंग्स चाहती हैं तो उनमें वो एज अ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसमें पार्टिसिपेट करता है और उनमें उनकी हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा कहता है नो सिविल कोड विल हैव जुरिस्डिक्शन ओवर द अफॉरमेंशन इश्यूज, ठीक है। किसी भी सिविल कोर्ट को ये अथॉरिटी नहीं है, उनको ये पावर नहीं दी गई है जो पावर यहाँ पे इस पॉइंट पे दी गई है, ठीक है, कि कंपनीज एक्ट के मामले डील करना, आर्बिट्रेशन, एग्रीमेंट, कंप्रोमाइज, रिकंस्ट्रक्शन एंड वाइंडिंग अप बिजनेस जो है, इनके मामले को डील करना इस मतलब और किसी सिविल कोर्ट के बाद अंडर में नहीं आता है, ठीक है। चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। When the NCLT grants an insolvency petition under the IBC, देखिए मैंने कहा था ना कहीं शॉर्ट फॉर्म आपको मिलेगा, IBC का मतलब है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ठीक है। अगर NCLT ने इंसॉल्वेंसी पिटीशन पे ग्रांट दे दी है, उसे ग्रांट कर दिया है, ठीक है, और केस को भी डिसमिस नहीं किया जा सकता है, ठीक है, केस को डिसमिस नहीं किया जा सकता है जब तक कि पेमेंट जो सेटलमेंट की जो पेमेंट है, ठीक है, उसको वो पे ना कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने अथराइज जो किया है साइटिंग आर्टिकल 142 में, जो आर्टिकल 142 में जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है वो फीस, वो प्रिस्क्राइब फीस अगर ये पे नहीं कर पाते हैं तब तक इनकी वो जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर है वो ख़त्म नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, तो आज हम देखने वाले हैं इनके अभी इसी के साथ कार्य क्या क्या हैं इनके, ठीक है, इनके कार्य को देखेंगे। अब कार्य क्या हैं इनके, तो पहली चीज़ कहता है द एनसीएलटी हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर केसेस बिफोर द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। देखो एनसीएलटी के पास पावर है उन सभी केसेस को भी देखना जो बीआईएफआर के ऊपर है, बीआईएफआर के पास है, यानी कि बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, एक ये भी एक बोर्ड है। इस बोर्ड के पास जितने केसेस हैं उनको भी सुनने का अधिकार एनसीएलटी के पास है, ठीक है। और जो केसेस और जो दूसरे केसेस हैं वो SICA हैं, मतलब सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1985, 1985 में एक एक्ट बनाया गया था जिसमें ये प्रोविज़न डाला गया था कि जो भी कंपनियां, ठीक है, सही काम परफॉर्म नहीं कर रही हैं, मतलब कि उनमें अधिकतर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो नहीं रहा है, और चाहे वो गवर्नमेंट कंपनियां हो या प्राइवेट कंपनियां हो, उनमें सुधार लाने के लिए उनको मजबूती प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक अलग से एक रूल बनाया, एक प्रोविज़न बनाया और उसमें लोगों को, उस कंपनीज को इस कानून के तहत
सुविधाएं दी जाती थी, ठीक है। तो उसमें भी अगर इससे भी कोई केसेस आए हैं, इस एक्ट से भी अगर कोई केसेस आए हैं तो उनको भी सुनने का अधिकार किसको है, एनसीएलटी को है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को है। उसके बाद दूसरा जो फंक्शन है इनका वो क्या है, इनका कहते हैं पावर टू ऑफर इन्वेस्टर्स रिलीफ from a wide range of unlawful conduct done by corporate management or other consultants for advisor affiliated with the company। देखो सबसे पहली चीज़ जो हमने भी देखा कि कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है उसको केसेस सुनने का अधिकार है। कौन कौन से केसेस जो उसके पास हैं वो तो सुनेगा ही सुनेगा, ठीक है। दूसरे किसको, कौन से केसेस जो BIFR के पास है, यानी कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, और दूसरा है द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन एक्ट ऑफ 1985। अगर इनके पास भी अगर कोई केसेस हैं, इनके केसेस इनसे रिलेटेड कोई केसेस हैं, तब भी वो उन्हें डील करने का अथॉरिटी रखता है। दूसरी बात कह रहा है कि इसके पास पावर है कि इन्वेस्टर को रिलीफ दे, ठीक है, रिलीफ दे जितनी ज़्यादा हो सके और उनको अनलॉफुल कंडक्ट से बचाए। किसके कंडक्ट से भाई, जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट और दूसरे कंसल्टेंट और एडवाइज़र जो कंपनी से जुड़े हुए हैं उनसे बचाए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो इनको इन्वेस्टर्स को चीट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा है डिपॉजिटर्स हु आर dissatisfied with the company's conduct or omissions that have harmed their rights, and depositors can seek recourse through class lawsuit। देखो ये कहा गया कि जो डिपॉजिटर हैं, ठीक है, जो भी डिपॉजिटर हैं वो कंपनी के कंडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, कंपनी के कार्यों से खुश नहीं है, कंपनी की जो चीज़ कंपनी को करना चाहिए था वो कंपनी कर नहीं रही है, ठीक है, और या फिर जो नहीं करना चाहिए वो कर रही है, तो उससे जो नुकसान हो रहा है, उनके राइट्स के, उनके अधिकारों को जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, इसके लिए जो डिपॉजिटर्स हैं वो एनसीएलटी में एक क्लास लॉसूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। क्लास सूट मतलब क्लास लॉसूट उसको बोलते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से, पर्टिकुलर विषय से रिलेटेड होता है उस सेक्टर के, तो उसी को क्लास सूट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है पावर्स टू इंस्ट्रक्ट द फर्म टू रीओपन इट्स अकाउंट और टू इनेबल द कंपनी टू मॉडिफाई इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट टू अलाउ द कंपनी टू रीओपन इट्स अकाउंट, ठीक है। इसके पास ये पावर है कि भाई इंस्ट्रक्ट दे सकती है किसी भी फर्म को कि वो अपने अकाउंट्स को ओपन करे, ठीक है, और कंपनी को ऑर्डर दे सकती है, किसी फर्म को या किसी कंपनी को ये बोल सकती है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मतलब ओपन कीजिए और उसको दिखाइए, ठीक है, और कंपनी को दोबारा उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना दिखाने के लिए भी बोल सकती है। एक बार बोल दिया तो दोबारा भी ये बोल सकती है दोबारा आप मत दिखाइए। द फर्म में also apply to tribunal for a notification of its financial statement through its director। देखिए जो डायरेक्टर हैं कंपनी के, ठीक है, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनको, कंपनी के डायरेक्टर या फर्म के डायरेक्टर जो हैं उनको ट्रिब्यूनल बोल सकता है कि आप अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी बोल सकता है, ठीक है। और फिर इसका कहता है अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट और टू इनिशिएट एन इंक्वायरी, ठीक है। एनसीएलटी के पास ये अथॉरिटी होता है कि वो भाई किसी भी मामले को, ठीक है, किसी भी मामले को इन्वेस्टिगेट और उस पर इंक्वायरी भी कर सकता है, इन्वेस्टिगेट करवा सकता है या इंक्वायरी भी कर सकती है, ठीक है। एन इन्वेस्टिगेशन कैन बी कैरीड आउट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए कि इसके पास इतना पावर है कि वो किसी भी जगह पे, किसी दुनिया के किसी कोने में ये इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। अब प्रोविजंस आर मेड टू हेल्प फॉरेन नेशंस, ठीक है, हेल्प फॉरेन नेशंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एंड कोर्ट विद देयर इंक्वायरी प्रोसेस। अब जो प्रोविज़न बनाए गए हैं कि भाई फॉरेन नेशंस को भी हेल्प करो, ठीक है, जो दूसरे राष्ट्र हैं उनको भी हेल्प करो कोर्ट से और एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के थ्रू, ठीक है, जो भी प्रोसेस हैं उन सभी को अप्लाई करो और लोगों और उनकी हेल्प करो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखते हैं वो है पावर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल।
कंपनी एनसीएलटी की पावर क्या है, ठीक है, क्या पावर है, क्या शक्तियां हैं उनके पास। तो कहा गया इट कैन टेक ओवर द केसेस पेंडिंग बिफोर द अपीलिएट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। एनसीएलटी के पास इतना पावर है कि वो कोई अपीलेट अथॉरिटी है, ठीक है, कोई ऐसा मामला देख रही है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, उसको ये टेक ओवर कर सकती है, ठीक है, उसको खुद देखेगी उनसे लेकर के। और अगली बात जो है वो ये कह रही है इट कैन ऑल्सो टेक ऑन केसेस ऑफ कॉरपोरेट प्रोसिक्यूटर्स एंड मिसमैनेजमेंट। देखो अब जैसे कि कोई भी, ठीक है, कॉर्पोरेट प्रोसिक्यूटर हैं, प्रोसिक्यूटर मतलब ये वकील ही होते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से वो उनसे भी केसेस ले सकती है, ठीक है। इट हैज़ द अथॉरिटी टू रिक्वेस्ट द एड ऑफ द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब हमने सीआरपीसी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पढ़ा होगा, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वही अपॉइंट होता है जहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन से अबव होती है। 1 मिलियन से मतलब यानी 10 लाख से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है। और कहा गया कि ये रिक्वेस्ट कर सकता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कि भाई किसी अथॉरिटी के विरुद्ध अगर आपको कुछ करना है तो उसको क्या कर मतलब इट हैज़ द अथॉरिटी टू रिक्वेस्ट द एड, और वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से क्या कर सकती है, मदद लेने का भी अधिकार इनको प्राप्त होता है। उनसे कह सकता है कि उनकी हेल्प ले सकता है, सहायता ले सकता है। इट कैन डी रजिस्टर कंपनीज, और ये कंपनीज को जो कंपनीज की रजिस्ट्रेशन है उसको भी ख़त्म कर सकती है, इसके पास ये पावर है। उसके बाद कहा गया it can order deregistration of business in specific instances where company registration is obtained legally or incorrectly। अब जैसे मान लो कि इसको पता चलता है कि कंपनी ने किसी स्पेसिफिक पर्पस की वजह से कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया है जो कि इनकरेक्ट है और इलीगल है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन इनकरेक्ट और इलीगल है, तो वो ऑर्डर दे सकती है कि आप जो है इसके रजिस्ट्रेशन को ख़त्म कीजिए, ठीक है, इसको कब दे सकती है, आरओसी को दे सकती है। इट हैज़ द पावर टू हियर कंप्लेंट अगेंस्ट बिजनेस, रिफ्यूजल्स टू ट्रांसफर सिक्योरिटीज एंड टू करेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ये इसके पास इतना पावर है कि वो कंप्लेंट्स को सुन सकती है किसी भी बिजनेस के अगेंस्ट, और रिफ्यूज़ कर सकती है, रिफ्यूज़ल मतलब मना कर सकती है किस चीज़ को, किस चीज़ के लिए कि भाई आप सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, यानी कि शेयर और डिबेंचर्स का खरीदारी या उसको खरीदना या बेचना बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा, ठीक है, और उसके पास ये पावर है। और दूसरी चीज़ कह रहा है कि ऑर्डर दे सकती है कि आप जो मेंबर्स के रजिस्टर बनाए हुए हैं उनको मतलब मेंटेन कीजिए और उसको सामने दीजिए, हमारे उसको देखने का भी अधिकार है उसको। इट गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ डाइवर्स स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, पर्टिकुलरली नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर एंड डिपॉजिटर्स, ठीक है, और ये जो है वो लोग उनको हेल्प देता, उनकी सुरक्षा का वादा कर, इसके पास पावर है कि वो उनको सुरक्षा दे जितनी ज़्यादा हो सके, किसको, स्टेक होल्डर को, उनके इंटरेस्ट को, कोई पर्टिकुलरली नॉन प्रमोटर हैं या शेयर होल्डर हैं या कोई डिपॉजिटर हैं, उन सभी की सुरक्षा करता है। ये करने का पावर है इसके पास और कर भी सकता है, करता भी है, ठीक है। फिर आगे देखें, अगर बेनिफिट ऑफ कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगर हम इसकी बेनिफिट्स देखें कि भाई कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को बनाया गया तो इससे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, ठीक है, अब तक क्या क्या प्रॉफिट मतलब राष्ट्र को, क्या देश को क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, ठीक है। तो कहा गया द एनसीएलटी is a specialist court that solely hears cases involving corporate or Indian registered businesses। देखा, मैंने कहा था ना कि अगर नाम से ही है जो पता चल रहा है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दैट मीन्स कोई भी एक ऐसा ट्रिब्यूनल, एक ऐसा कोर्ट जो स्पेसिफिक केसेस ही सुनेगा, ठीक है, वो सिर्फ उसी सेक्टर को डील करेगा, किसी और सेक्टर को डील नहीं करेगा। देखिए कह रहा है ना कि ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स के केसेस सुनता है और इंडिया में जितने रजिस्टर्ड बिजनेस हैं उनके भी केसेस सुनता है। ये स्पेशलिस्ट कोर्ट होते हैं।
ठीक है। दूसरी चीज़, दिस विल जस्ट बी अ ट्रिब्यूनल फॉर कॉर्पोरेट मेंबर्स, ये सिर्फ एक कोर्ट है, किसके लिए, जो कॉर्पोरेट मेंबर हैं, सिर्फ कोर्ट है और कुछ भी नहीं, ठीक है। देखिए, द एनसीएलटी विल मिनिमाइज द नंबर ऑफ लॉ सूट्स फाइल इन वेरियस फोरम्स एंड कोर्ट्स। अब देखिए, जैसे कि हमने सुना होगा आप लोगों ने, ये होता है कंज्यूमर फोरम, सुना है। तो कंज्यूमर फोरम में क्या चीज़ें होती हैं कि कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर फोरम बनाए गए हैं। उससे पहले क्या नहीं था, उससे पहले क्या कंपनीज कोई भी कस्टमर के साथ या फिर कंज्यूमर के साथ कोई चीटिंग नहीं होती थी, ऑफ कोर्स होती थी। उससे पहले भी कुछ कानून थे, तो उन कानून में इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं थी, ठीक है। उसमें वो चीज़ें, वो बातें फुलफिल नहीं हो रही थी, टाइम के साथ जो बदलाव हो रहे थे तो वो उसमें नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए देश को लगा, कोर्ट को लगा कि भाई एक नया एक्ट आना चाहिए, तो उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया। तो वैसे ही इसमें ये कहा गया कि भाई जो भी किसी फोरम में, कोर्ट्स में जितने भी केसेस हैं पेंडिंग पड़े हैं, उन केसेस को कम करना एनसीएलटी का मेन मकसद होता है, ठीक है। एनसीएलटी हैज़ वेरियस ब्रांचेस, ठीक है, एंड मे ऑफर जस्टिस एट अ डिस्टेंस। वो जो एनसीएलटी हैं उनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कई सारी ब्रांचेस हैं जो वहाँ से वो ऑफ़र करती हैं जस्टिस, मतलब कहीं से भी वो जस्टिस दे सकते हैं, क्योंकि उनकी इतनी ब्रांचेस हैं तो वो जस्टिस भी दे, मतलब दूर रह के या पास रह के वो अपना न्याय देती रहती हैं, निर्णय देती रहती हैं। फिर कह रहा है, व्हेन मेकिंग डिसीजंस द एनसीएलटी इंक्लूड्स बोथ जुडिशियल एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ठीक है। अब देखो, जब कोई डिसीजन कोई आदेश पारित करना है तो उसके लिए एनसीएलटी के पास कौन कौन से एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जुडिशियल्स भी होते हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी होते हैं। जुडिशियल मतलब कि वो जज की क्वालिफिकेशन रखने वाले, एक मजिस्ट्रेट की क्वालिफिकेशन रखने वाले व्यक्ति भी होते हैं, और जो कंपनीज की नॉलेज रखने वाले एक्सपर्ट भी होते हैं, ठीक है। द टाइम इट टेक्स टू डिसॉल्व अ कॉरपोरेशन इज डिक्रीज्ड, मतलब इसने समय के साथ इस चीज़ को कम कर दिया कि जो कॉरपोरेशन हैं वो बहुत ज़्यादा कंपनीज, बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट जो सेक्टर थे वो बंद होते जा रहे थे, उनको बड़ा नुकसान हो रहा। तो उन सब चीज़ों से डील करने के लिए इसने काफ़ी काम किया और उसको कम समय के साथ साथ उसको बहुत कम कर दिया, ठीक है। केसेस दैट आर रिजॉल्व क्विकली विल असिस्ट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ केसेस, मतलब ये कह रहा है कि जितनी जल्दी केसेस सुने जाएंगे उतनी जल्दी केसेस कम होंगे, ठीक है। इससे फ़ायदा हुआ। द एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये पहले हुआ करता था, अभी एनसीएलटी चल रहा है, हैव एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन, इन दोनों के अलग अलग जो अधिकार हैं अलग अलग हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल किसको कहेंगे भाई। देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो 1 जून 2016, ठीक है, 1 जून 2016 को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ऑन 1 जून 2016 को ये इस्टेब्लिश किया गया। इट वाज इस्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग विद सेक्शन 410 यानी कि 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 410 के अकॉर्डिंग ये इस्टेब्लिश किया गया था, जो 410 में बताया गया है उसी हिसाब से इसको बनाया गया था। इसका जो पर्पज़ है वो क्या पर्पज़ है, मेन पर्पज़ है कि कंसीडर करना अपील्स को फ्रॉम द डिसीजन ऑफ कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जो कंपनी लॉ के कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैं, उनकी अपील्स को ये उनके डिसीजंस पे जो अपील उठ रहे हैं, ठीक है, उनको देखना है, ठीक है। दूसरी बात जो कह रहा है वो ये है, नेशनल कंपनी आई एम सॉरी गाइस, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल आल्सो सर्व्स एज द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर अपील्स अगेंस्ट एनसीएलटी डिसीजंस। अब सुनिए, ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो एनसीएलटी से बड़ा है, यानी कि अगर जैसे कि मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई या छोटे लेवल पे लीजिए, आपने सुना होगा कोई लॉ स्टूडेंट है तो ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है और पता भी होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि अगर कोई सिविल मामला है और सिविल कोर्ट में उसको देखा गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखा गया,
तो उसके बाद वहाँ से आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो क्या करते हैं, आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं। हाई कोर्ट से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो वैसे ही इसमें कहा गया है कि भाई जो NCLT के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है वो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLAT में अपील कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 1 दिसंबर 2016 को ये बनाया गया था। ठीक है, क्रिएटेड अंडर सेक्शन 61 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ठीक है, सेक्शन 61 में जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ठीक है, IBC 2016, इसमें जो सेक्शन 61 है इसी के अकॉर्डिंग 1 दिसंबर 2016 को ये बनाया गया था। ठीक है, सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एस्टेब्लिश द NCLAT इट्स मिशन टू कंसीडर अपील्स फ्रॉम द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। Any individual who dissatisfied with NCLAT order may seek an appeal with the Supreme Court। अब देखिए कहा गया कि जो सेक्शन 410 है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 410 है, उसमें जो बातें बताई गई हैं, ठीक है, जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उसी के अकॉर्डिंग कंपनीज काम कर रही हैं। ये NCLT को बनाया गया है और इसका काम है कि भाई इसका मिशन है कि जो NCLT के, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के डिसीजंस है, अगर उन पर कोई अपील हो रही है तो ये उसको सुने। और अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई अगर एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, एक हो या एक से अधिक हो, जो भी हैं, अगर वो डिससेटिस्फाइड हैं इसके, देखो पहले तो NCLT से आप सेटिस्फाई नहीं तो NCLAT पे यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल पे जाएंगे। वहाँ से भी अगर आप डिससेटिस्फाई हो गए तो सीधा आप कहाँ अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अंडरस्टूड? चलिए अब जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है इनकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो देखते हैं। अंडर सेक्शन 202 एंड 211 ऑफ द IPC the National Company Law Appellate Tribunal also serves as the appellate tribunal for the judgment issued by the Insolvency and Bankruptcy Board of India। देखो एक बोर्ड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, ठीक है, बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उसमें जो सेक्शन 202 और 211 बताया गया है उसके अकॉर्डिंग जो NCLAT है, ठीक है, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ये जजमेंट्स को इश्यू करती है, यानी कि जजमेंट डिलीवरिंग का काम करती है। एज अ कोर्ट है तो कोर्ट का काम करती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, कंपनी NCLAT, ठीक है, वो ट्रिब्यूनल के अपीलेट ट्रिब्यूनल के केस को सुनती है और उसको डिस्पोज करती है। ठीक है, और कोई डायरेक्शंस भी दे सकती है, इशू दे सकती है, जजमेंट दे सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक है, मतलब उसको सारे अधिकार प्राप्त हैं जो एक कोर्ट के पास होती है। ठीक है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एस्टेब्लिश 11 बेंचेस, ठीक है, ऑफ बेंचेस इन द फर्स्ट फेज, 1 प्रिंसिपल बेंच in New Delhi and 10 in New Delhi, Ahmedabad, Allahabad, Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Guwahati, Hyderabad, Kolkata and मुंबई। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि MCA जिसको बोलते हैं, उसने इसी के NCLAT के 11 ब्रांचेस को टोटल बनाई हैं। ठीक है, जो उसका मेन ब्रांच है यानी कि जिसको हेड ऑफिस बोलते हैं, हेड ऑफिस कहाँ पे है, वो नई दिल्ली में है, और बाकी के 10 कहाँ है, वो नई दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, इलाहाबाद में है, बेंगलुरु में है, चंडीगढ़ में है, चेन्नई में है, गुवाहाटी में, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में, ये इतनी जगहों पे हैं। अभी देखिए At various locations, these benches were led by the president। अब सुनिए, ये सभी जो लोकेशंस हैं, ठीक है, इनको प्रेसिडेंट, इनका एक प्रेसिडेंट होता है, NCLAT का एक प्रेसिडेंट हेड होता है, उसी के द्वारा हेडेड की जाती है, मतलब उसी की अध्यक्षता में ये चलाई जाती हैं। 16 और 16 जुडिशियल मेंबर होते हैं, 9 टेक्निकल मेंबर होते हैं, यानी कि एक प्रेसिडेंट होता है, 16 जुडिशियल मेंबर होते हैं और 9 टेक्निकल मेंबर होते हैं। टोटल कितने, 9 6 15 1 16 लोग होते हैं, 25 1 26 लोग होते हैं। ठीक है, more members have now joined and benches have been established in Cuttack, जयपुर, कोची, अमरावती एंड इंदौर। कह रहे हैं कि और भी बेंचेस, और भी इसकी शाखाएं खुल रही हैं, कहाँ पे, ठीक है, इस्टेब्लिश कर दी गई हैं, कटक में, जयपुर में, कोची में, अमरावती और इंदौर में। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं थी। अब अगर हम ये देखें कि NCLAT के रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हैं, ठीक है, उन्होंने
हाल फिलहाल में कितने उसमें चेंजेस आए हैं, क्या डेवलपमेंट हुई हैं, क्या क्वालिटीज़ उसमें डेवलप की हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम अगर देखें तो पहला जो हमारे पास आता है, ठीक है, क्या निकल के आता है कि देखिए जो NCLAT है, ठीक है, NCLAT है, उसने डिसाइड किया 2016 में दैट साइरस पलोंजी मिस्त्री, कौन, साइरस पलोंजी मिस्त्रीज रिमूवल एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स वाज इलीगल। आप लोगों ने सुना होगा कुछ समय पहले कि टाटा एंड सन्स में एक जो चेयरमैन हुआ करते थे, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हुआ करते थे, ठीक है, जो टाटा पलोंजी मिस्त्री के नाम से आप लोगों ने सुना होगा 2016 में कि मिस्त्री का जो रिमूवल हुआ था वो गलत हुआ था, ठीक है, तो उस केस को भी इसने डील किया। और नेक्स्ट जो बताया गया कि The tribunal has overturned a July 2017 judgment of the Mumbai bench of the National Complaint Tribunal that support Mistri's dismissal। ठीक है, जो मुंबई की इसकी ब्रांच थी, जो मुंबई की शाखा थी, ठीक है, जो मुंबई वाली बेंच थी, उसने सुनवाई की 2017 में इस पे, ठीक है, और उसको सपोर्ट किया कि मिस्त्री की जो डिसमिसल है उसको सही ठहराया, ठीक है। फिर उसके बाद NCLT also ruled that the registrar of company change of Tata Sons Limited from public company to private company was unlawful। ठीक है, फिर दोबारा क्या हुआ कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के कहने पर जो NCLT है उसने एक और केस सुना। क्या सुना कि टाटा कंपनी जो है, टाटा सन्स लिमिटेड जो है वो पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में चेंज हो रही है, जो कि बिल्कुल अनलॉफुल है, लॉ के खिलाफ है, उनको भी देखा, ठीक है। इट स्टेटेड दैट द डिसीजन टू गो प्राइवेट वाज प्रीजुडिशियल एंड ऑप्रेसिव टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ठीक है, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर विल बी एम्पावर्ड बाय द NCLT रूलिंग एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल बी फोर्स्ड टू टेक देयर कंसर्न्स मोर सीरियसली। अब देखो, जो इस चीज़ से, इस जो डेवलपमेंट से, ये हम इसको एक अलग तरीके से समझते हैं, एक अलग कंटेक्स्ट में देखते हैं। देखिए, एक पर्सन है साइरस पलोंजी मिस्त्री, ठीक है, जो कि कंपनी टाटा एंड सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हुआ करते थे, ठीक है, उनको निकाल दिया गया, उनको कंपनी से निकाल दिया गया, तो मामला पहुंच गया कोर्ट में। तो कोर्ट में तो भाई मुंबई की जो ब्रांच थी NCLAT की, उसने सुना और उसने कहा चलिए ठीक है, निकाल दिया तो ठीक है, चलिए हम सपोर्ट करते हैं कि आपने लॉ के अंदर रहते हुए ही काम किया। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि भाई कंपनी ने रजिस्ट्रार के पास एक एप्लीकेशन दे रखा है कि कंपनी को पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में चेंज करना है। तो अब देखिए, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में चेंज करने के लिए काफ़ी बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने जब अप्लाई किया तो कोर्ट ने उसको अनलॉफुल ठहरा दिया, कहा कि भाई आप लॉफुली काम नहीं कर रहे हैं, आपका जो काम है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इससे इम्पैक्ट ये वाला जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, ठीक है, उनको नुकसान होने वाला है। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एम्पावर कौन देता है, उनको पावर कौन देता है, उनको NCLT देता है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को फोर्स करता है कि इन चीज़ों में आप अपना कंसर्न बिल्कुल सीरियसली दें, अपनी बातें बिल्कुल सीरियसली रखें, क्योंकि अगर किसी भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर को नुकसान होता है दैट विल नॉट गुड फॉर कंपनीज एंड NCLAT। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज? हम लोगों ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को देखा, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें हमने एक एक करके कवर की। जैसे कि हमने क्या देखा कि भाई नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है, उसके बाद उसके नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को किस पर्पस से बनाया गया है, ठीक है, और उसके फंक्शंस, कार्य देख लिए, और उसके पावर देख लिए, उससे क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं वो देख लिए, और उसको क्या NCLAT को मतलब फिर उसके बाद जो NCLT बनाया गया था उससे निपटने के, उससे अगर कोई मतलब डिसअप्रूव हो रहा है, डिससेटिस्फाइड हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उन्होंने एक NCLT बना दिया, एक और अपीलेट ट्रिब्यूनल बना दिया। फिर उसके बाद उसकी हमने विशेषताएं देखी और उसके रिसेंट डेवलपमेंट, जिसमें मिस्त्री का केस था, ठीक है, साइरस पलोंजी मिस्त्री का केस था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से एक चीज़ और गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। और अगर PPT अगर आपको चाहिए हो तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल, व्हाट्सएप सब दे रखा है, जिसको चाहिए हो आप काइंडली इस मैसेज करें और PPT वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।